हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब तो दशहरा, दीपावली, छठ सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए। उम्मीद करते हैं आप लोग खूब एंजॉय किए होंगे और अब अपने डेली रूटीन पे भी आ गए होंगे और अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी समय के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। इसका एक तो कारण था कि सितंबर मंथ में मेरा ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। उसके बाद जब स्वस्थ हुई तो फेस्टिवल ही शुरू हो गया। लेकिन खैर, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं रेगुलर अपना वीडियो अपलोड करती रहूँ। एक ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आपने व्यंजन संधि नहीं पढ़ाया है। सही कहा था उसने। स्वर संधि के बाद सीधे हम दूसरे टॉपिक पे आ गए थे। तो आज मैं उसी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज जो वीडियो बना रही हूँ वो है व्यंजन संधि के नियम। ऐसे तो संधि बता चुके हैं, संधि का अर्थ, संधि का परिभाषा, संधि का प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बता चुके हैं और स्वर संधि के बारे में भी पूरा डिटेल से बता चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। संधि का मतलब तो जान ही गए हो कि संधि का अर्थ होता है मेल। मेल यानी आपस में मिल जाना। लोगों में जब कटुता आ जाती है तो थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, वो एक दूसरे से फर्क हो जाता है, उतना बातचीत नहीं करते। लेकिन जब संधि मेल दोस्ती हो जाती है तब वो पुराने बातों को, विवादों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं और मित्रता का संबंध बनाए रखते हैं। लेकिन यहाँ तो हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ण का संधि होगा। तो संधि करने के लिए तो इतना मालूम हो गया अब हमको कि दो का होना जरूरी है, यानी हमें संधि करने के लिए दो वर्णों का जरूरत है, दो वर्णों की आवश्यकता है। अब ये दो वर्ण कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए हमको दो शब्द लेना पड़ेगा। एक पहला शब्द यहां रहेगा, पहला शब्द, और दूसरा शब्द। पहला शब्द और दूसरा शब्द, जब दो शब्द लेंगे तभी इन्हीं के वर्णों का मेल होगा। इसलिए कहा गया है कि संधि की परिभाषा में कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी वर्णों के मेल के लिए, संधि करने के लिए हमको दो वर्णों की जरूरत है। और वो दो वर्ण कहाँ से आएंगे? ये दो शब्द से, पहला शब्द से और दूसरा शब्द से। तो इस तरह से हम परिभाषा दे सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक डेफिनेशन हो गया। अब जब संधि होगा, मान लो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्या एक शब्द हो गया, आलय एक शब्द हो गया। तो अब ये जो दो शब्द है तो इनका जो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कौन सा वर्ण जुड़ेगा? इसका वर्ण जुड़ेगा और इसका वर्ण जुड़ेगा। यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ही आपस में जुड़ेगा। जो नजदीक में होगा उसी को हम जोड़ सकते हैं। ये वर्ण यहाँ से कूद के यहाँ तो नहीं जाके जुड़ेगा, या फिर यहाँ से यहाँ के नहीं जुड़ेगा बीच को छोड़कर। जब भी कुछ जुड़ेगा तो दोनों को आपस में लाना होगा, नजदीक लाना होगा। तो इस तरह से हम दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं इस प्रकार से कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस तरह से भी हम इसका संधि का डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि दो निकट, जो नजदीक में है, समीप में है, वही आपस में जुड़ रहे हैं, मेल कर रहे हैं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या फिर यूं भी कह सकते हैं तीसरे तरह से और थोड़ा समझाकर कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण,
जब आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। ये संधि कर रहा है, संधि यानी कि मेल, मिलना, मिलाप हो रहा है दोनों का। इस तरह से हम 3 तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। आपस में मिलते हैं, मेल को ही संधि कहा जाता है। तो इस तरह से हो गया संधि का अर्थ, कि संधि का अर्थ हो गया मेल, संधि की परिभाषा। अब है संधि का प्रकार। थोड़ा सा रिवीजन कर दे रही हूं ताकि अभी जो व्यंजन संधि पढ़ाएंगे उसको समझने में आसानी हो जाएगा। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर ही रहेगा और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा, देखो जब भी हम संधि की बात करेंगे तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण की बात करेंगे। तो स्वर संधि में पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है ये स्वर रहेगा और दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण जो है वो भी स्वर वर्ण ही रहेगा। स्वर वर्ण, और ये स्वर वर्ण से ही अपने सजातीय यानी अपने समान जाति से, यानी अपने ही समान वाले वर्ण से ये संधि करेगा। ये बहुत अनसोशल है, कह सकते हो कि ये एकदम अनसोशल, ये इसको किसी दूसरे से मिलना जुलना उतना पसंद नहीं है। बस जो अपने समान है उन्हीं के साथ हम उठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, ज्यादा दूसरे लोगों से हम मिले जुलेंगे नहीं। तो ये जो है स्वर संधि ये एकदम रिजिड है, अनसोशल है, ये दूसरे से नहीं मिलना चाहता है, बस हम स्वर है, स्वर के साथ ही मिलेंगे। व्यंजन संधि जो है इसका पहला शब्द जो है ये व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो व्यंजन होगा, व्यंजन वर्ण होगा या फिर स्वर वर्ण होगा। ये जो व्यंजन वर्ण है ये स्वर वर्ण की तरह अनसोशल या रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये सोशल है। ये कहा कि भाई हम व्यंजन वर्ण के साथ भी संधि करेंगे, मिले जुलेंगे, मेल करेंगे और स्वर वर्ण के साथ भी हम मेल कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम दोनों के साथ मिलकर रहेंगे। विसर्ग संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? वो विसर्ग होगा और ये भी व्यंजन संधि की तरह है कि हम भी व्यंजन संधि के साथ और व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण हम दोनों के साथ हम भी मेल करेंगे, हम भी दोनों के साथ मिलकर मिलेंगे। तो इस तरह से जब हम इतना समझ जाएंगे कि संधि जो है ये अपने ही संधि के जैसा करेगा, व्यंजन जो है ये स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों के साथ संधि करेगा, उसी प्रकार विसर्ग भी व्यंजन और स्वर संधि के साथ संधि करेगा, मेल करेगा। तो जब इतना हम समझ गए तो इसकी परिभाषा हम आसानी से दे सकते हैं कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर अगर दूसरे शब्द के पहले वर्ण स्वर के साथ संधि करता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और वह दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन या स्वर के साथ संधि करता हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और वह
दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन या स्वर के साथ संधि करता है तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। अब देखो इन तीनों का नाम क्यों पड़ा, यहाँ स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इसका नाम पड़ा इधर पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर। ध्यान दो, देखो यहाँ पे वही है, स्वर है तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहना जरूरी है, व्यंजन वर्ण में पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना जरूरी है, और विसर्ग संधि में पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग का होना जरूरी है। यानी कि जिस भी प्रकार का संधि है उसका पहला शब्द वही होगा, स्वर है तो स्वर, व्यंजन है तो व्यंजन और विसर्ग है तो विसर्ग। इस तरह से तुम लोग संधि किया हुआ रहेगा तो बता सकते हो कि ये किस प्रकार के संधि में आएगा, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। व्यंजन संधि मोस्टली 99% कहो तो ये व्यंजन और व्यंजन ही रहेगा और ये व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण के साथ संधि करेगा, लेकिन अपवाद भी है। अपवाद में कभी कभी ये स्वर वर्ण, यहाँ पे व्यंजन की जगह स्वर वर्ण हो जाएगा और ये व्यंजन या ये अपवाद है। मोस्टली जो है यहाँ पे व्यंजन ही होना जरूरी है, व्यंजन वर्ण ही होगा, लेकिन इसका अपवाद भी है कि कभी कभी ये स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण व्यंजन के साथ, अगर स्वर के साथ कर लेगा तब तो फिर ये स्वर संधि हो जाएगा। इसलिए कभी कभी स्वर वर्ण भी व्यंजन के साथ संधि कर लेता है, बहुत रेयर केस में, ज्यादा नहीं है। मोस्टली अगर 99% ये है तो हम इसे व्यंजन संधि कहेंगे। इसमें अगर कुछ अपवाद है तो आ जाएगा इसमें, कभी कभी इन केस में ऐसा हो जाता है। जैसे भी बता देते हैं स्वर व्यंजन के साथ कैसे करेगा, देखो अभी जोड़ सेक, अब देखो ये व्यंजन संधि में आएगा, व्यंजन संधि का ये अपवाद है। अब देखो इसमें क्या कहोगे कि अभी तो ये तो भ है, भ नहीं होगा। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, अ जोड़ भी जोड़ छोटी ई, अ भ हो गया और छोटी की मात्रा लग गया तो ये भी लिखा जाएगा। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, स्वर हो गया। देखो यहाँ स्वर है, ये स्वर वर्ण हो गया। किससे कर रहा है ये, स क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण से कर रहा है। तो इसमें क्या है, इस नियम के अंतर्गत कि अगर स्वर वर्ण किसी व्यंजन वर्ण के साथ करता है तो वो स के साथ करेगा और स जो है यहाँ मूर्धन्य स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा ये, अ भी, और ये जो स है ये इसमें बदल गया, परिवर्तित हो गया, श उसमें एक ही मात्रा है, क, बन गया ये अभिषेक। तो ये एक्सेप्शनल है, ये मोस्टली जो है इसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण का व्यंजन होना जरूरी है और वो व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण दोनों के साथ संधि करता है। एक्सेप्शनल है कि कभी कभी ये स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ संधि कर लेता है। अगर स्वर के साथ स्वर हो जाएगा तो फिर ये स्वर संधि में आ जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ ये स्वर के साथ व्यंजन वर्ण ही संधि करेगा। व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के 11 नियम है। उसमें से पहला नियम हम कुछ इस तरह से सिस्टमेटिक वे में बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को इजी हो और समझ में आ जाए, और थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे। अगर 11 में से 5 या 6 एक दिन बताते हैं, इसको 2 वीडियो मतलब कंप्लीट कर दे तो हौच पौच हो जाएगा, फिर पढ़ाते वक्त तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में फिर भूल जाओगे। इसलिए 2-2 नियम ही बताते चलेंगे और
जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक इसको अच्छे तरह से मनन कर लोगे, समझ लोगे, याद कर लोगे कि क्या करना है। तो पहला जो नियम हम बताना चाह रहे हैं उसमें क्या है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा याद रखना कि दो शब्द होगा जिसमें कि एक पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। कोई भी चीज देखो टूट जाता है, मान लो कप ही टूट गया है ना, शीशे का कप था, गिर गया, टूट गया, दो पीस में मान लो टूट गया, उसको जोड़ना है तो क्या करोगे? जोड़ने के लिए उसको नजदीक लाओगे तभी वो आपस में जुटेगा। उसी तरह से संधि में भी पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में जुटेगा तो इन्हीं दोनों की हम हमेशा बात करेंगे। तो पहला नियम जो हम बताने जा रहे हैं उसमें क्या है कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण, ये जो पांचों वर्ग है, पांचों वर्ग का पहला वर्ण यानी कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? क होगा, च होगा, ट, त या प। ये जो क, च, ट, त, प है, ये जब न और म से संधि करता है, न और म से संधि करता है यानी कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण न या म होगा। पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर क, च, ट, त, प, ये पांचों वर्ग का जो पांच वर्ग में बांटा गया है, इसको स्पर्श व्यंजन को पांच वर्ग में बांटा गया और हर वर्ग में पांच पांच वर्ण है। इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं क्योंकि ये पांचवा नंबर पे है, अंतिम है पांचवा, इसलिए इसको अंतिम वर्ण या फिर पंचम वर्ण भी कहते हैं। और हर वर्ग को उसके पहले वर्ण के नाम पे रख दिया गया है। तो पहला जो नियम है व्यंजन संधि का, उसमें पहला शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का, ये पांचों वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क, च, ट, त और प जब दूसरे शब्द का पहला वर्ण न या म के साथ संधि करता है तो पहले शब्द का जो ये वर्ण है क, च, ट, त, प, ये अपने ही वर्ग के यानी कि क जो है ये अंग में परिवर्तित हो जाएगा, च जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगा, ट न में परिवर्तित हो जाएगा, त न में परिवर्तित होगा और प म में परिवर्तित हो जाएगा। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प यानी पांचों वर्ग का पहला वर्ण जब होगा और वो दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब न या म के साथ संधि करेगा तो पहला शब्द का जो ये वर्ण है ये अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, क है, क को अंग में बदलना, क वर्ग है, ये जब संधि करेगा तो न या म के साथ संधि करेगा तो क्या बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में। च इ में बदल जाएगा, ट टवर्गी न में, त न में, प और म में। वही यहाँ लिखे क को अंग में बदलना। अब जैसे वाक, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? क है, व्यंजन है, पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है। जब ये म के साथ जुटेगा तो हम क्या बोले थे? ये जो है अंग में परिवर्तित हो जाएगा। वा क का क ख ग घ अंग में परिवर्तित हो गया, फिर ये म लिखा गया और यह दूसरा में दिग जोर मंडल। यहाँ भी देखो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क है, क क्या में परिवर्तित हो जाएगा? अंग में। और मंडल, मंडल तो कैसे व्यंजन संयुक्त होते हैं, दो व्यंजन वर्ण कैसे आपस में संयुक्त होते हैं उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, देख लोगे कि कैसे होता है। याद दिला देते हैं। उसमें जो देखो यहाँ आधा का है ना, आधा वर्ण है ये क, तो यहाँ आधा ही लिखाएगा अंग और इसके साथ ये संयुक्त हो गया म। ये दोनों मिलके कैसे लिखाएगा? अंगा के नीचे म लिखा जाएगा। ये म पूरा है और ये अंगा छोटा है, चूंकि ये छोटा है इसलिए बड़ा वाला के नीचे में उसको थाम लेता है, पकड़ लेता है कि गिरे नहीं, है ना। तो
जब भी ये ऊपर वाला रहेगा, जब संयुक्त देखोगे व्यंजन लिखा हुआ, तो जो ऊपर वाला होगा उसको समझना कि वो आधा वर्ण है, और जो नीचे है वो पूर्ण वर्ण है। तो छोटे को बड़ा के नीचे आके थाम लिया। हम लोग भी छोटे बच्चे को गोद में ले लेते तो वो ऊपर ही तक रहता, और बड़ा जो रहता है वो नीचे तक दिखाई देता। उसी तरह से ये ऊपर लिखाता है आधा वर्ण, और जो बड़ा पूर्ण वर्ण है वो नीचे लिखाता है। तो यहाँ पहला शब्द का अंतिम वर्ण क है, क वर्ग का पहला वर्ण है, और जब ये म के साथ संयुक्त करता है, मतलब संधि करता है, तब ये क जो है अंग में परिवर्तित हो जाता है, और इस तरह से फिर लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ भी क ख ग घ अंग में परिवर्तित हो गया। ट का न में बदलना, ट ठ ड ढ न, इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? पंचम वर्ण टवर्गी न। षट जोड़ मास, यहाँ ट है, यहाँ देखो म के साथ वो संधि कर रहा है, तो ये ट क्या में परिवर्तित हो जाएगा? न में। कहोगे ऐसे क्यों लिखा है, पूरा क्यों नहीं ना लिखा है? क्योंकि ये आधा वर्ण है, इसलिए ये भी यहाँ आधा लिखा गया है। षट मास, यहाँ लिखा गया षट मास। षट मूर्ति, ये भी ट है, ट ठ ड ढ न में परिवर्तित हो गया, और जो मूर्ति है वो मूर्ति लिखा गया। उसी तरह से प को म में बदलना, प है ये किससे परिवर्तित हो जाएगा? म में। अब जोड़ मैं, अब प है ये आधा वर्ण है, तो ये आधा म में परिवर्तित होगा, ये तो आधा म हो गया, और यहाँ मैं लिखा हुआ मैं हो गया। इस तरह से एक नियम बनाया गया कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, और जब वो न या म के साथ संधि करता है, तब अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में ये परिवर्तित हो जाता है। ये एक नियम हुआ व्यंजन संधि का। दूसरा नियम में हम बताने जा रहे हैं, देखोगे पहले नियम का उल्टा ऑपोजिट लगेगा। उसमें क्या था? पहला शब्द का अंतिम वर्ण क किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, और जब वो न या म से संधि कर रहा था। दूसरे नियम में हम क्या बता रहे हैं? पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? म होगा। पहला शब्द का अंतिम वर्ण, जब पहला शब्द का अंतिम वर्ण म हो, और ये जब क च क वर्ग से, क वर्ग के किसी भी वर्ण से, या च वर्ग के किसी भी वर्ण से, यानी कि क से लेकर म तक किसी से भी वो संधि करता है, तो क्या होगा? वो अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, म है पहला शब्द का अंतिम वर्ण म है, ये जब क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न त थ द ध न या प फ ब भ म, अगर इन 25 में से 5 5 सा 25, इनमें से किसी से भी अगर ये संधि करता है, तो वो अपने ही वर्ग के पांचवा यानी अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे सम, पहला शब्द का अंतिम वर्ण म हो गया, ये क वर्ग के किसी भी वर्ण से, जैसे यहाँ देखो क है, क से अगर कर रहा है, तो ये जो क है इसी के पंचम वर्ण में ये बदल जाएगा। म कौन बदलेगा? म बदलेगा। म किस में बदलेगा? इसके ही पंचम वर्ण में। तो देख रहे हो कि ये जस्ट पहले वाले का लग रहा है ना उल्टा जैसा। इसमें म इधर था, और ये जो क ख ग घ जो भी था ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण था। अब म यहाँ गया पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और पांचों वर्ग का जो वर्ण है 25 वर्ण वो चला गया दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, और परिवर्तित उसी तरह से होगा, पंचम वर्ण में ही, अंतिम वर्ण में ही बदलेगा। ये जो म है, क है यहाँ, तो क ख ग घ अंग में बदल गया। यहाँ ख है, ये भी क ख ग घ अंग, इसका पंचम वर्ण क्या है? अंग है, अंग में बदल गया। अब देखो सम जोड़ कल्प, तो स क्या में बदल गया? इस क ख ग घ अंग में बदल गया, उसके बाद कल्प को लिख दिए। तो चूंकि ये
आधा वर्ण है और ये अपने ही वर्ग के पहले आया है, तो एक वीडियो में हम बताए थे कि जब ये पांचों वर्ग का अपने ही वर्ण के पहले आ जाता है ये पंचम वर्ण, ये जो पंचम वर्ण है किसी भी शब्द में ये पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के यानी अंगा अपने ही वर्ग के किसी भी ये चारों वर्ण के पहले आ जाएगा, तब ये पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो है देखो अपने ही वर्ग के पहले आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। उसी तरह से ख है तो क ख ग घ अंग, इसका भी पंचम वर्ण क्या है, अंग है, यहाँ अंगा में परिवर्तित हो गया। और ये चूंकि अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है पंचम वर्ण, तो ये क्या हो गया, अनुस्वार में बदल गया। इसलिए हम लोग इसको संकल्प को ऐसे लिखते हैं, संख्या में भी अनुस्वार लगाते हैं। दूसरा में है पहला शब्द का अंतिम वर्ण देखो म है, च छ ज झ यहाँ ले लिए। उसमें था पहले वाले में कि पहला ही वर्ण होना चाहिए, इसमें है कि 25 वर्ण में से कोई भी हो। अब इसमें से लेगा तो किस में परिवर्तित होगा, च छ ज झ य क्या परिवर्तित होगा, य में परिवर्तित हो जाएगा। सम जोड़ चय, च छ ज झ य पंचम वर्ण यहाँ परिवर्तित हो गया। चूंकि ये आधा वर्ण है इसलिए यहाँ आधा लिखाया है। और ये आधा कैसे लिखा गया ये भी हम बताएं, पाई वाले और बिना पाई वाले आधा वर्ण कैसे लिखाते हैं ये भी मेरा वीडियो बन चुका है, देख लो फिर। तो ये चूंकि पाई वाले हैं तो इसको आधा लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका पाई को हटा देंगे तो ये आधा वर्ण बन गया। उसके बाद चय लिख दिए, और ये जो है अपने ही वर्ग के पहले आया है इसलिए अनुस्वार में ये परिवर्तित हो जाएगा, संचय लिखा गया। उसी तरह से म है तथा तथा न से अगर करता है तो अगर इन चारों से किसी से भी करेगा तो क्या परिवर्तित होगा, न में ही परिवर्तित होगा। इन 25 में से किसी से भी करेगा तो जिस वर्ग से वो कर रहा है उस वर्ग का अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। चूंकि तथा तथा न त वर्ग से ये संधि कर रहा है तो ये उसी वर्ग के अंतिम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। सम जोड़ तोष म है यहाँ, और यहाँ दूसरे शब्द का पहला वर्ण त है तो त थ द ध न, त क्या में म क्या बदल गया, न में। चूंकि ये आधा वर्ण है इसलिए ये भी यहाँ आधा वर्ण लिखाया है। और चूंकि ये अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है इसलिए ये अनुस्वार बदल गया, लिखाएगा संतोष। इसका हम बताए भी थे एक बार, एक वीडियो सिर्फ इसी का बता दिए, म जब करता है ये नहीं, इसका बताए संरचना का कि ये तो हो गया, इतना समझ में आ गया। चौथा में है कि म जब य र ल व तालव्य मूर्धन्य ह, ये पूरा हम समझो एक वीडियो में बना ही है संधि करके। अगर इसके बाद जो य र ल व तालव्य मूर्धन्य दंस ह है तो अगर म इनसे संधि करता है तो क्या होता है, वो अनुस्वार ही उसका पंचम वर्ण क्या है बताए हैं कि य र ल व, चूंकि ये तो है नहीं, य र ल व तालव्य मूर्धन्य दंस ह, इसमें तो 5 वर्ण है नहीं, 4 वर्ण है, तो इसका 5वां वर्ण क्या माना गया है, अंगा। और ये अंगा को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं अंगा का अनुस्वार। अंगा को अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार का कैसे लिखते हैं, इस तरह से बिंदु भी करते हैं। तो म जब य र ल व तालव्य मूर्धन्य दंस और ह के साथ करता है तो क्या में परिवर्तित होगा, ये अनुस्वार में परिवर्तित होगा, और उसका चिन्ह क्या है, ये बिंदु है। तो देखो यहाँ समजोड़ रचना, समजोड़ रचना र है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण म है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो र है, तो ये क्या बदल जाएगा, इसका क्या है 5वां वर्ण अनुस्वार। तो ये अनुस्वार में बदल गया, म क्या बदल गया, अनुस्वार में। रचना लिख दिए और अब इसको मिलाकर लिखती है, वो इस तरह से संरचना लिखाएगा। उसी तरह से म है, यहाँ ल के साथ कर रहा है तो ल का पंचम वर्ण क्या है, अनुस्वार है, तो ये म जो है ये अनुस्वार बदल गया और लग्न लिखा गया। इसको मिलाकर कैसे लिखेंगे, स के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, लग्न लिख देंगे, संलग्न। तो ये है हमारा दूसरा नियम, पहला नियम और उसी का देखोगे अपोजिट हो गया दूसरा नियम। पहला नियम में सिर्फ
यही इतना को ही लिया गया था और वो भी परिवर्तित हो रहा था ये पंचम वर्ण में ही। इसमें क्या है, ये 2500 को लिया गया है और वो परिवर्तित हो रहा है पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो रहा है। ये जो म है ये पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो रहा है और यरा लवा के साथ जब करेगा म तो वो अनुस्वार में, इसका पंचम वर्ण अनुस्वार है, यहाँ इसका पंचम वर्ण है, इसका नहीं है इसलिए अनुस्वार माना गया है, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम तीसरे नियम से शुरू करेंगे। इसको देखोगे समझोगे। अगर इसका रिटन जो नियम है अगर तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि मैम इसका हमको रिटन भी चाहिए लिखा हुआ, तो हम उसका भी एक वीडियो बना के लिख कर बना देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।